हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की ये सीरीज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता था, कई सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिलते थे कि मॉड्यूल वाइज वेटेज क्या होता है आई और एफ एस का, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को डर होता है कि इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे कवर की जाएंगी चीजें, कौन से कोई ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें पढ़ करके भी हम 60+ अचीव कर सकते हैं। तो बेशक आज आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो सीरीज के जरिए मिलने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं आपकी IEIFS एजुकेटर प्रगति हूँ और आई हैव 5+ एक्सपीरियंस। मुझे IIFS पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। जैप टैप मुझे दोनों का ही एक्सपीरियंस हो रखा है। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल वाइज की, यानी सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल जैसा कि आप देख सकते हैं वो होता है आपका मॉड्यूल डी, क्योंकि मॉड्यूल डी से ना आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अभी अगर मैं मे साइकिल की बात करूं तो मे साइकिल में भी जो वेटेज देखा गया था आपका मॉड्यूल डी का, वो अराउंड 35 to 40 मार्क्स थे, क्योंकि मेजर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो आपका मॉड्यूल डी में कवर होता है। मॉड्यूल डी आपका प्योरली थ्योरी बेसिस है, जिसमें आपका कई सारे चैप्टर जैसे इंटरकनेक्टेडनेस है, आपका फाइनेंशियल मार्केट पूछा जाता है, कैपिटल मार्केट पूछा जाता है, कैपिटल एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेट्स क्या है, इन्वेस्ट क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट इस मॉड्यूल को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लेते हैं। अब अगर मॉड्यूल डी की बात तो हो गई कि ये सबसे मेजर टॉपिक है, तो अगर आपको प्रिपरेशन अपने स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको सबसे पहला और सबसे मेजर फोकस मॉड्यूल डी पे ही आपको देना है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे कवर होते हैं। अब अगर मॉड्यूल डी के बाद बात की जाए तो मॉड्यूल सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉड्यूल सी से भी 20 to 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 20 to 25 मार्क्स के आपके क्वेश्चन इस मॉड्यूल से पूछे जाते हैं। अभी अगर आपके मे साइकिल की बात की जाए, मई 2025 साइकिल की बात की जाए, तो मॉड्यूल सी से थोड़ा क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो कम हुई है। यानी अगर प्रीवियस 2024 से कंपेयर किया जाए, अक्टूबर नवंबर 2024 के अगर जैब एग्जाम से कंपेयर किया जाए, तो पहले क्या होता था ना कि आपके मॉड्यूल सी का वेटेज ज्यादा होता था, यानी मॉड्यूल डी के बाद अगर किसी मॉड्यूल का ज्यादा वेटेज होता था तो मॉड्यूल सी का था। लेकिन अभी अगर मे साइकिल की बात की जाए ना तो ये वेटेज थोड़ा कम हुआ है, यानी अब हो गया है कि मॉड्यूल सी का वेटेज थोड़ा कम कर दिया गया है और मॉड्यूल बी का भी वेटेज थोड़ा ज्यादा देखा जाने लगा है। तो ये मॉड्यूल बी का भी वेटेज मतलब कह सकते हैं कंपैरेटिवली भी अब इसका भी वेटेज आपका 20 से 25 देखा गया है। पहले जहां था कि मॉड्यूल बी का वेटेज कम हो गया था कि 15, पहले क्या होता था ना मॉड्यूल बी से 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी अगर मे साइकिल की बात किया जाए तो IIFB ने पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। अब जहां पहले था कि 20 to 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 20 to 25 मार्क्स कवर होता था मॉड्यूल सी से, अब इसकी वेटेज थोड़ी घट के 15 to 20 हो गए। यानी अब मॉड्यूल बी के बाद अगर हाल ही के पैटर्न की बात की जाए तो मॉड्यूल बी इंपॉर्टेंट हो गया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मॉड्यूल बी और सी कहीं ना कहीं इक्वल हो गया, तो आपको इन दोनों पे ही ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आता है आपका मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए का जैसा प्रीवियस पैटर्न था, करंट टाइम पे भी मे साइकिल में भी वही पैटर्न देखा गया है, यानी पहले भी इस मॉड्यूल से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते थे और अभी मे साइकिल में भी देखा गया है कि यही 15 से 20 मार्क्स से कवर किया है। यानी जो चेंजेस हुए हैं वो मॉड्यूल बी और सी में हुआ है। पहले था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल डी जहां होता था, अब उसकी जगह मॉड्यूल डी इंपॉर्टेंट होता था, फिर उसके बाद मॉड्यूल सी से वेटेज ज्यादा होता था। लेकिन मे साइकिल में ये चेंज थोड़ा कर दिया है, IIFB ने पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि देखा गया कि मॉड्यूल डी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपेयरिंग टू मॉड्यूल सी। यानी अब आप अगर नए पैटर्न की मैं बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग मॉड्यूल डी से आप मान के चल सकते हैं कि आपका 20 to 25 मार्क्स कवर करता है और वही मॉड्यूल सी से आपका 15 to 20 मार्क्स कवर कर रहा है। ये जो पैटर्न है ये मैं आपके मे साइकिल को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया है। अब मॉड्यूल वाइज तो वेटेज मैंने बता दिया कि क्या होता है। अब जरा बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कि कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ सीरीज के जरिए जो कि हमेशा रिपीटेडली देखा गया है कि ये टॉपिक आपसे पूछे गए, यानी ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको IIFB ने बार बार रिपीट किया है और इससे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर देखने को ही मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए में आपका जो मार्क्स कवर होता है 15 to 20 मार्क्स कवर होता है। आपका पहला चैप्टर होता है इंडियन इकोनॉमिक, यानी एक ओवरव्यू है इंडियन इकोनॉमी में।
इसमें आपका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो पूछता है इकोनॉमी का, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमी का, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इकोनॉमी 2008 और आफ्टर 2008 क्या रही है, ये भी आपका देखा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चैप्टर 1 में आपके ये दो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले अभी प्रीवियस आपके मे साइकिल में ना आपका कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड, यानी इंडियन इकोनॉमी में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, इससे क्वेश्चन देखा गया है। और इसके अलावा अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाता है कि इकोनॉमी क्या हुआ टिल 2008 और आफ्टर 2008 इकोनॉमी में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, ये पूछा जाता है। वहीं अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूं, यानी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट जो पूछा था वो ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग के, इकोनॉमिक प्लानिंग के आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो नीति आयोग की न्यू इंडिया स्ट्रैटेजी थी, जो स्ट्रैटेजी थी फॉर न्यू इंडिया, ठीक है, एट द रेट 75, ये भी आपसे पूछा गया। ये भी आपसे अक्टूबर साइकिल में भी से क्वेश्चन पूछा गया था और मई साइकिल में भी पूछा गया था। जो नीति आयोग ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी न्यू इंडिया के लिए, न्यू इंडिया एट द रेट 75 के लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा अगर चैप्टर 4 की मैं बात करूं तो चैप्टर 4 तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। यानी चैप्टर 4 में आपके जो सेक्टर्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, चाहे प्रायोरिटी सेक्टर की बात की जाए, चाहे सेकेंडरी सेक्टर की बात जाए, चाहे टर्शियरी सेक्टर की बात की जाए, या फिर टर्शियरी सेक्टर के जो सब पार्ट्स हैं, क्वाटरनरी सेक्टर या क्वाटरनरी सेक्टर, ये आपका मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन है जो हमेशा टॉपिक जो रिपीटेडली पूछा जाता है वो है रेगुलेशंस। ठीक है, रेगुलेशन बेसिकली क्या हुआ है प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में जो रेगुलेशंस देखे गए हैं वो बहुत पूछा जाता है। स्पेशली ब्लैक रेवोल्यूशन पूछा जाता है, जो कलर बेस्ड, ब्लैक रेवोल्यूशन बहुत बार पूछा गया है, गोल्डन रेवोल्यूशन पूछा गया है, व्हाइट रेवोल्यूशन पूछा गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये 4 रेवोल्यूशन बहुत बार रिपीटेडली पूछे गए। इसके अलावा जो रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, अगर रिसेंट इनिशिएटिव की बात करो जैसे स्टार्टअप इंडिया है, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, ये सारे जो रिसेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं चैप्टर 5 और चैप्टर 6 की, अगर मैं चैप्टर 5 और चैप्टर 6 की बात करूं तो चैप्टर 5 में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जो डिफरेंट सेक्टर्स में, तो चाहे वो एनर्जी सेक्टर की बात की जाए, ठीक है, एनर्जी सेक्टर की बात की जाए, या फिर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाए, फाइनेंशियल सेक्टर में जो चेंजेस हैं, ये आपका पूछा गया है। बेसिकली एनर्जी सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया था चैप्टर 5 के तहत। इसके अलावा सोशल सेक्टर क्या होता है, सोशल सेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आपसे आईबीएम बार बार पूछता है। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर 6 जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, इससे उतना क्वेश्चन नहीं देखा गया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आते, तो आप बस इसको एक बार रीड भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चंस इस तरीके के इस चैप्टर से, चैप्टर 6 से देखे गए हैं। बात करें अगर चैप्टर 7 की, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपका नरसिम्हा कमेटी चाहे वो 1 हो, नरसिम्हा कमेटी 1 और 2, इसने जो रिकमेंडेशन दी थी वो बार बार पूछा गया। ये आपका समझ लिया आईआईबीएफ का ये तो फेवरेट टॉपिक हो रखा है। आईआईबीएफ ने हर साइकिल में, चाहे अक्टूबर साइकिल की बात की जाए, चाहे मई साइकिल की बात की जाए, इनफैक्ट आपके आने वाले नवंबर साइकिल में भी आपको नरसिम्हा कमेटी से रिलेटेड जो उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया था, उसके तहत जो रिकमेंड किया था, वो बहुत पूछा गया था। अभी अगर मैं आपके मई साइकिल में बात करूं तो मई साइकिल में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि नरसिम्हा कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो किस सेक्टर से रिलेटेड थी, तो उसका आंसर था बैंकिंग सेक्टर। ये आपके मई 25 का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था। तो नवंबर में भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो इसे बिल्कुल निगलेक्ट मत करिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इसके अलावा अगर मैं इसके बाद अगर मैं चैप्टर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात करूं, चैप्टर 8 की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो प्रोहिबिटेड सेक्टर है, प्रोहिबिटेड सेक्टर्स होते हैं एफडीआई के, यानी ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, ये बहुत पूछा गया है। एफआईआई पूछा गया है और एफडीआई के रूट पूछे गए हैं।
ये बहुत बार पूछा गया है, ये रिपीटेडली ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपके नवंबर अटेम्प्ट में भी इससे क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बात की जाए तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन आईएमएफ से क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट टाइम आपके मे साइकिल में चैप्टर 9 से क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया किसका फाउंडर मेंबर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा मीगा का फाउंडर मेंबर इंडिया नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था चैप्टर 9 से। चैप्टर 10 की बात की जाए तो इसमें आपके एसडीजी गोल्स थे, ये तो आपका वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर। अगर मैं 10 की बात करूं, चैप्टर 10 आपके एसडीजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके 17 सेट ऑफ गोल्स हैं, ठीक है, जो आपके 17 सेट हैं एसडीजी के, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट टाइम आपके मे साइकिल में आपसे एसडीजी गोल 13 के बारे में पूछा गया था कि किसके रिगार्डिंग है, और 15 के रिगार्डिंग पूछा गया था कि लाइफ बिलो वाटर है या बेस्ड है लाइफ और लैंड। तो एसडीजी चैप्टर 10 में आपको जितने भी एसडीजी गोल्स हैं, सेट ऑफ टोटल 17 सेट ऑफ गोल्स होते हैं और ये सारे आपको लर्न होने चाहिए बहुत बार। इससे आपका ये फिक्स होता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा ही गया, मतलब कोई एक सेट ऑफ गोल के बारे में तो आपसे पूछेगा। वही अगर मैं चैप्टर 11 की बात करूं जिसमें इश्यूज के बारे में बात की गई कि इंडिया की इकोनॉमी कौन कौन से इश्यूज फेस कर रही है, तो उससे उतना बहुत क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बहुत रेयर ही उस चैप्टर से क्वेश्चंस देखे गए हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की, जो कि है हमारा मॉड्यूल बी। तो मॉड्यूल बी की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो इसमें बेसिक पूछा गया, जैसे वेल्थ डेफिनेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, वेल्थ डेफिनेशन के बारे में कई बार पूछा गया है, वेल्थ डेफिनेशन कौन किसने दी है, किससे कनेक्टेड है। और इसके अलावा इसमें मेजर पूछा गया था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पूछा गया, जो कि 3 टाइप्स होती हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके बारे में पूछा गया। और एक क्वेश्चन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी से डिफरेंस भी पूछ लेता है। सप्लाई एंड डिमांड की बात करूं तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपका सप्लाई और डिमांड कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सप्लाई और डिमांड कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हर बार देखा गया कि ये पूछा ही गया है। ठीक है, इसका चैप्टर 13 की मैं बात करूं तो ये तो आपका होल चैप्टर इंपॉर्टेंट हो रखा है, इसमें आप कुछ भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। वहीं अगर मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन की बात करूं तो इसमें आपका मनी मल्टीप्लायर पूछा जाता है। मनी मल्टीप्लायर का टॉपिक आपका बहुत बार पूछा गया है, मनी मल्टीप्लायर का टॉपिक पूछा गया। इसके अलावा सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, और जीडीपी डिफ्लेटर भी बहुत बार पूछा गया है। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में कीन्स थ्योरी, कीन्स की जो थ्योरीज है वो बहुत बार पूछी गई। और आपके मे साइकिल में एक क्वेश्चन पूछा गया था हिग्स और हेंसन से, हिग्स और हेंसन थ्योरी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि हिग्स और हेंसन थ्योरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो मतलब टोटल 3 पार्ट्स है ना, जिसमें आपको क्या आईएस कर्व की बात की गई है, एलएम कर्व की बात की गई है, फिर दोनों को कंबाइन करके बात की गई है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके बाद बिजनेस साइकिल की अगर बात की जाए, बिजनेस साइकिल में आपका जो 16 चैप्टर है, तो इसमें आपके जो फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के फेजेस हैं जी, बूम फेज है, बूम फेज के बारे में आपके मे साइकिल में पूछा गया है। फिर आपका जो रिसेशन पीरियड आता है उसके बारे में भी ये टॉपिक काफी बार पूछा गया है। मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी में आपके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जिसमें अगर मैं मेजर टॉपिक की बात करूं ना मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी में, तो इसमें मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी में बेसिकली पूछा जाता है कि इसका नीड क्या है, ये कई बार ये पूछा गया है। मतलब मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो कई बार ऐसा हुआ है कि मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी में बेसिकली इसके फिजिकल पॉलिसी के नीड या ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड। और मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स भी कई बार पूछे गए हैं। सिस्टम और नेशनल अकाउंट और जीडीपी कॉन्सेप्ट में आपका जीडीपी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, कई बार आपके जीडीपी के कॉन्सेप्ट जो है वो पूछे जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन जीडीपी कॉन्सेप्ट से आपके पूछे गए कि जीडीपी के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं चैप्टर 9 यानी कि यूनियन बजट की, तो यूनियन बजट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा यूनियन बजट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्टली इसमें जीडीपी और 18 में ही आपके मोस्टली चैप्टर कवर हो जाते हैं। आपका एक इसमें पूछा जाता है टॉपिक जीडीपी और जीएनआई से रिलेटेड। आपका अगर चैप्टर 18 बात हो तो जीडीपी पूछा जाता है, ठीक है, जीएनआई पूछा जाता है और जीवीए पूछा जाता है, ग्रॉस वैल्यूड प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चैप्टर 18 में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 19 में यूनियन बजट है आपका, यूनियन बजट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं।
बात करते हैं अगर मॉड्यूल सी की, तो मॉड्यूल सी का जैसे मैंने बताया अभी मई साइकिल में ही बस पैटर्न चेंज हुआ था, अदरवाइज मॉड्यूल डी के बाद मॉड्यूल सी का वेटेज ज्यादा होता है। तो मॉड्यूल सी ना बेसिकली पूरा आपका थ्योरी पे बेस्ड है, ये पूरा चैप्टर, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज हो रखी हैं। जैसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात की जाए, कब से स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, ये आपका खासा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर इसमें बात की जाए बैंकिंग स्ट्रक्चर, नेक्स्ट चैप्टर यानी बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो इसमें बैंकिंग स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू है जो पूछा जाता है। उसे क्वेश्चन में पूछा भी गया, जैसे जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था, किन किन, जैसे आरबीआई नेशनलाइज्ड बैंक कब डिक्लेयर हुआ था, एसबीआई का प्राइवेटाइजेशन कब हुआ था। तो मॉड्यूल सी से ये चीजें थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी करती हैं। इसके अलावा मॉड्यूल ए की, अगर मॉड्यूल सी में ये मैं अगर इसकी बात करूं चैप्टर 21 की, तो इसमें भी नरसिम्हा कमेटी ने जो रिसोर्स दिया था ये आपका इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हा कमेटी का जो रिफॉर्म था ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपका रिपीटेडली नरसिम्हा कमेटी का रिफॉर्म आपसे रिपीटेडली पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा रिफॉर्म से जो बैंकिंग सेक्टर में वो भी आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात करूं, तो बैंकिंग स्ट्रक्चर में आपका पेमेंट बैंक और एनबीएफसी के बारे में कई बार पूछा गया है। आपका बैंकिंग स्ट्रक्चर में ना पेमेंट बैंक बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पेमेंट बैंक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा एनबीएफसी से रिलेटेड नॉर्म्स भी आपके इस चैप्टर में पूछे गए हैं। इसके बाद अगर मैं बैंकिंग लॉज और आरबीआई एक्ट की बात हो, तो ये पूरा होल चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। आपका हम कई बार पूछा गया कि बैंकिंग आरबीआई एक्ट के बारे में पूछा गया है। जो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक हो रखे हैं आरबीआई एक्ट 1934 में, उसके बारे में पूछा गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में पूछा गया है, और 1 से 56 सेक्शन जो है इसके बारे में भी पूछा गया है। बात की जाए अगर नेक्स्ट चैप्टर की, तो इसमें जो अगर डीएफआई की बात करूं, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा का पूरा आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपकी नाबार्ड के बारे में बात हो रही है, नाबार्ड के बारे में बात हो रही है, एनबीएफसी के बारे में आपकी बात हो रही है, फिर आईआरडीए के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और आईआरडीए के बाद आईसीआईसी की बात, आपकी आईएफसीआई की बात हो रही है, आईसीआईसीआई की बात हो रही है, सिडबी की बात होती है इसमें। ठीक है, आईसीआई के बारे में बात हो रही है, आईएफसीआई के बारे में बात हो रही है। आपके मई साइकिल में आईएफसीआई से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि सबसे पहला डीएफआई कौन था जो इंडिया में स्टैब्लिश किया गया, तो वो आईएफसीआई था, ये पूछा गया था। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपका मेजरली जो टॉपिक वो पूछा जाता है माइक्रो फाइनेंस में, इसमें एसएचजी से रिलेटेड टॉपिक आपका ज्यादातर देखा गया जो पूछा गया है। अगर कंपेयर किया जाए बाकी से, तो इसमें आईएफजी का एसएचजी का मॉड्यूल आपका पूछा गया। इसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, बेसिक भी कभी कभी पूछ लेता है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। हालांकि ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो बहुत रेयर ही पूछे जाते हैं, इतना नहीं होता है। लेकिन अगर मैं प्रीवियस चैप्टर से कंपेयर करूं, तो इसमें उतना वेटेज नहीं है जितना कि प्रीवियस चैप्टर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है आपका, चाहे म्यूचुअल प्रोडक्ट्स की आप बात कर लीजिए, या फिर अच्छा बैंकिंग स्ट्रक्चर में एक और टॉपिक ध्यान रखिएगा, बैंकिंग स्ट्रक्चर में आपका एक और टॉपिक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, डीएफआई में आपका नेबफिड बहुत लेटेस्ट टॉपिक है जो आपसे पूछा गया है। नेबफिड आपका बहुत बार पूछा गया है, मतलब थोड़ा लेटेस्ट टॉपिक है, लेकिन नेबफिड से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। नेबफिड से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं डीएफआई के बारे में, तो डीएफआई के बारे में बात होगी। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें एसएचजी बैंक लिंकेज आपका पूछा जाता है। ठीक है, आरबीआई का फेयर कोड क्या है एनबीएफसी और एनएफआई के लिए, आरबीआई का फेयर कोड क्या होता है, फेयर कोड क्या होता है एनबीएफसी और एमएफआई के लिए, ये आपसे पूछ लेता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये तो पूछता ही है। इसके अलावा साथ ही साथ इसमें पूछता है ग्रामीण बैंक मॉडल भी पूछ लेता है, या फिर माइक्रो फाइनेंस का इंस्टीट्यूशन का जो फ्रेमवर्क क्या होता है ये भी आपसे पूछा जाता है। और अब बात की जाए अगर एनबीएफसी की, तो एनबीएफसी का ये पूरा कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें आप किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, ये आपको फुल बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो रखा है। इसमें एनबीएफसी की लिमिट पूछ ली जाती है। ठीक है, एनबीएफसी की प्रॉपर लिमिट पूछ ली जाती है। एनबीएफसी के इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि आपका रेगुलेट क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, फाइनेंस कैसे होता है एनबीएफसी, फेयर कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है एनबीएफसी के लिए।
अम्बुड्समैन स्कीम क्या होती है, स्केल बेस्ड स्कील क्या होती है, तो ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। अब अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस कंपनीज की, ठीक है, हमारे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि अगर मैं इंश्योरेंस कंपनीज की बात करूं तो इंश्योरेंस कंपनीज में आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो एक आपके लास्ट टाइम में पूछा गया था मे साइकिल में, पेनिट्रेशन और डेंसिटी से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। इससे पूछा गया था पेनिट्रेशन और डेंसिटी से रिलेटेड पूछा गया था। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का क्या मतलब होता है, ये आपके मे साइकिल में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये टॉपिक आपका मेजर इंपॉर्टेंट है आपके इंश्योरेंस कंपनीज के रिगार्डिंग। इसके अलावा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है जिसके बारे में आपको आरबीआई है, आईआरडी है, ठीक है, पीएफआरडीए है, मॉड्यूल सी में आपका आरबीआई है, पीएफआरडीए है, ठीक है, ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। इसके अलावा सेबी के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, सेबी भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर फाइनेंशियल रेगुलेटर की बात की जाए तो ये मॉड्यूल सी में जो है, ये मॉड्यूल सी में ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल की जो कि है मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी की अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल डी में तो आपका सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट हो रखा है। इसमें से आप कोई भी चैप्टर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी वेटेज बताया कि वेटेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका मॉड्यूल डी से देखा गया है, 35 to 40 मार्क्स। मतलब अगर ये एक ऐसा सिंगल मॉड्यूल है कि अगर आप इस मॉड्यूल को कंप्लीट कर ले रहे हैं पूरा बिना कोई टॉपिक छोड़े तो आपके 35 to 40 मार्क्स तो कवर हो सकते हैं, पूरी तरीके से आपके 40 मार्क्स कवर हैं और बाकी के मार्क्स आप मॉड्यूल बी और सी से कवर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मॉड्यूल डी की बात करूं तो मॉड्यूल डी में आपका फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, ये दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं और दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रखे हैं। फाइनेंशियल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल मार्केट में आपका सेगमेंट पूछ लेता है फाइनेंशियल मार्केट का, और एक आपका ध्यान रखिएगा आपका एक प्राइस डिस्कवरी का टॉपिक पूछ लेता है। फाइनेंशियल मार्केट में आपका एक प्राइस डिस्कवरी का टॉपिक है, प्राइस डिस्कवरी का टॉपिक आपसे पूछ लेता है। वहीं अगर मैं मनी मार्केट की बात करूं तो मनी मार्केट में ध्यान रखिएगा एलटीआरओ यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन और बीआरडीएस और ट्राइपॉडो ये पूछा जाता है। मनी मार्केट में अगर मैं बात करूं तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एलटीआरओ है आपका, ठीक है, बीआरडीएस पूछ लेता है। इसके अलावा ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के बारे में भी आपके मे साइकिल में पूछा है, तो इसमें आप कोई टॉपिक निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैंने कुछ मेजर टॉपिक बता दिए जिनके आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार देखे गए। अब कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो इसमें आपका एएसबीए और क्यूआईपी यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट है और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी क्यूआईपी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट, मेजर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्यूआईपी ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब ये ऐसे टॉपिक है जो रिपीटेडली पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा आपसे रेड हायरिंग प्रोसेस पूछा जाता है, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस पूछा गया है, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस जिसको आरएचपी कहते हैं, इससे आपका क्वेश्चन आपको देखा ही जाएगा। वहीं अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तभी मैंने कहा था कि मॉड्यूल डी आपका हर तरीके से इंपॉर्टेंट, मॉड्यूल डी में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। और फॉरेक्स मार्केट की अगर मैं बात करूं इसमें आपका पूरा का फॉरेक्स मार्केट इंपॉर्टेंट है। एडीआर क्या होता है, जीडीआर क्या होता है, एफईडीआई क्या होता है, एडीआर पूछा जाता है, जीडीआर पूछा जाता है, डीआई पूछा जाता है। इसमें पूछा गया था आपसे क्वेश्चन पूछा था पहला फॉरेक्स बैंक कौन था जो कि इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, ये पूछा गया था। इसके बाद अगर इंटरकनेक्टर्स और मार्केट डायनेमिक्स की जाए तो इसमें बहुत ज्यादा मेजर नहीं पूछा जाता, ये आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, इससे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखेंगे इंटरकनेक्टर से। इसमें आपको अगर जो क्वेश्चन मिलेगा वो एशियन क्लियरिंग यूनिट से मिलेगा, मेजरली एक एशियन क्लियरिंग यूनिट से आपको क्वेश्चन मिलता है कि एशियन क्लियरिंग यूनिट्स क्या है, जिसको हम एएसयू कहते हैं। इंटरकनेक्शन आपको एएसयू से क्वेश्चन मिलेगा कि एशियन क्लियरिंग यूनिट्स क्या होती हैं, एशियन क्लियरिंग यूनियन, सॉरी एशियन क्लियरिंग यूनियन से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि ये क्या होता है। इसके बाद अगर मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज की बात की जाए तो सबसे पहले लिमिट पूछी जाती है इनकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार है कि उनकी लिमिट ही पूछी जाती है कि लिमिट क्या मेंशन की गई है। डिफरेंस पूछ ले, एक्टिविटीज पूछी जाती है, मर्चेंट बैंक की क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मर्चेंट और
कॉमर्शियल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट पूछा जाता है कि जैसे मर्चेंट बैंक कैटेगरी 1 में कौन आते हैं, ठीक है, लिमिट्स पूछ ली जाती है और लाइसेंसिंग इसमें पूछी जाती है। कैटेगरी 1 में कौन कवर होते हैं, कैटेगरी 2 का लाइसेंस किसके लिए लेना जरूरी है, ये चीजें। फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग और ट्रेड रिसिपल, ये तीनों ही बेसिक पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम मे साइकिल में आपके ट्रेड्स पूछा गया था, ट्रेड्स का आपका फुल फॉर्म पूछा गया था कि ट्रेड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। इसके अलावा पूछ लेता है फैक्टोरिंग का प्रोसेस पूछ लेता है, फॉरफिटिंग क्या होता है ये भी आपसे पूछ लेता है। बात की जाए अगर वेंचर कैपिटल की, तो वेंचर कैपिटल में आपका बेसिक अगर पूछा जाता है, जो वेंचर कैपिटल की मैं बात करूं तो वेंचर कैपिटल में मोस्टली आपका जो स्टेजेस होते हैं फाइनेंसिंग के, स्टेजेस क्या हैं, वेंचर कैपिटल में बेसिकली स्टेजेस पूछ ले जाते हैं। फाइनेंसिंग के स्टेजेस क्या, जिसमें सीड स्टेज होता है, 3 स्टेज होते हैं ना, वो स्टेजेस आपसे पूछ लिए जाते हैं कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं। इसके अलावा इसमें आपसे रेगुलेटरी एग्जिट रूट पूछ लेता है वेंचर कैपिटल फाइनेंस का। ये आपसे ये 2 टॉपिक मेजर होते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं जो आपको टॉपिक बता रही हूँ ये आपको मॉड्यूल डी, जैसे मैंने पहले कहा था मॉड्यूल डी में तो आपको सारे के सारे टॉपिक ही कवर करने हैं। मॉड्यूल डी में आप किसी टॉपिक को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें मैं आपको वो टॉपिक बता रही हूँ जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकी टॉपिक निगलेक्ट कर देना है, बिल्कुल भी नहीं। बाकी टॉपिक भी आपको पढ़ना है। मॉड्यूल डी में तो आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। ये वो टॉपिक है जिनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा लीजिंग और हायर परचेज बात की जाए तो इससे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफरेंस मोस्टली पूछ लेता है। लीजिंग और हायर परचेज के बीच का डिफरेंस कई बार पूछा गया है कि हायर परचेज और उसके बीच का डिफरेंस क्या है, और इससे बहुत ज्यादा मेजर क्वेश्चन आपको इससे इस चैप्टर से आपको नहीं मिलते हैं। मतलब लीजिंग और हायर परचेज एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो भी आप इसको डील कर सकते हैं। इसके बाद क्रेडिट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपका सीआईसी के बारे में पूछता है, क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में पूछ लेता है। ये आपका पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट, क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में आपसे पूछ लेता है। इसके अलावा जो ग्रेड दिए जाते, जो क्रेडिट स्कोर दिए जाते हैं, ट्रिपल ए क्या है जिसे पूछा गया था लास्ट टाइम आपके मे साइकिल में पूछा गया था, आपको ट्रिपल ए दे दिया था, बी दे दिया, डबल बी दे दिया था, ट्रिपल सी दे दिया था, और पूछा था कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्रेडिट स्कोर जो क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड नहीं करता, यानी कौन सा है जो सीआरए कौन सी ऐसी रेटिंग है जो सीआरए एजेंसी प्रोवाइड नहीं करती है, ये आपसे पूछता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपके बारे में उसके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ध्यान रखिएगा सीआरए के बारे में आपसे पूछता है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड में तो सबसे पहले जो आपका क्लासिफिकेशन पूछ लेता है म्यूचुअल फंड में, और एनएवी और लोड और नो लोड पूछ लेता है, ठीक है। एनएवी पूछ लेगा, रिस्कोमीटर पूछ लेता है। कई बार देखा है कि एनएवी पूछेगा और रिस्कोमीटर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। एनएवी और रिस्कोमीटर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट में तो पीएमजेजेबीवाई, इंश्योरेंस प्रोडक्ट में पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीआई, ये दोनों योजना तो बिल्कुल आपको याद कर लेनी है, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ये आपसे हर बार एक नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। लास्ट टाइम आपसे इन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था और दोनों में ही एज लिमिट पूछी गई थी कि दोनों में एज लिमिट क्या है। पेंशन फंड की अगर मैं बात करूं तो अटल पेंशन योजना और एनपीएस। एनपीएस में टीयर 1 आते हैं, टीयर 2 आते हैं। जैसे टीयर 1 के लिए टीयर 1 है और टीयर 2 है, एनपीएस में कवर होते हैं। तो जो टीयर 1 में एक्टिव है वही टीयर 2 के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। गाइडलाइंस इन पैरा बैंकिंग सर्विस, गाइडलाइंस बात की जाए कि पैरा जो फाइनेंशियल सर्विस क्या प्रोवाइड की जाती है बैंक के जरिए, तो इस चैप्टर में आपका ये जो चैप्टर 44 में आपका जो अंडर रेम्यूनरेशन है, जो पैरा बैंकिंग सर्विसेज अर्न करती है, वो पूछ लेता है, और टाइप्स ऑफ पैरा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज भी पूछ लेता है, ठीक है। यही दोनों इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप चाहे तो ये चैप्टर थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपने टाइप्स पढ़ लिए कि टाइप्स क्या है सर्विसेज के, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, तो ये कवर हो जाएगा। बात की जाए लास्ट चैप्टर यानी 45 की, तो ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको रिट्स क्या होते हैं इसके बारे में पूछ लेता है, उसका स्ट्रक्चर पूछ लेता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको इनफिन के बारे में पूछ रहा है, इनविट्स के बारे में पूछ लेता है। इसमें आपका जो बेसिक इन दोनों का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, यानी रीट क्या होते हैं, इनविट्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। और उनके जो उनके बिहाफ पे यानी यूनिट होल्डर के बिहाफ पे जो लोग वर्क करते हैं उनकी फीस क्या होती है, उनका रेम्यूनरेशन क्या होता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूल वाइज जो मैंने आपको बताया। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपके देखिए आपके पास टाइम है अभी
तो अभी आपको क्या करना, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो, लेकिन रिविजन बेसिस पे आप उन टॉपिक्स को आप वो स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई, जिसमें आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है मॉड्यूल डी पे। मॉड्यूल डी का आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो रखा है। उसके बाद मॉड्यूल सी और डी को आप साथ में कवर कर सकते हैं। मॉड्यूल सी का पहला वेटेज बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अभी अगर मे साइकिल में बात की जाए तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है और मॉड्यूल बी पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया, तो आपको इन दोनों कवर करना है। मॉड्यूल ए में कोई चेंजेस नहीं हुआ, पहले भी उससे 50-20 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे और अब भी उसका वेटेज सेम हो रखा है। तो ये है आपका ओवरऑल चैप्टर जो मैंने बताया आपको। इसके अलावा अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि ये सारे मॉड्यूल वाइज वेटेज हो रहे थे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब क्वेश्चन ये आता है ना, अब आप भी सोच रहे होंगे तैयारी कैसे करना है, इसीलिए आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो, आप फर्स्ट सेकंड में जैब एग्जाम क्लियर कर सकें, आपको कोई डाउट ना हो, सारे डाउट्स क्लियर हो, इसलिए गाइडलाइन आपके लिए ऑल इन वन जैब सुपर प्लान लेकर के आए, जिसमें जैब सारी वीडियो जो अब तक हो चुकी हैं, ऑनगोइंग है या फ्यूचर में आएंगी, वो सब इंक्लूडेड है। और सिर्फ 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका 24,999 का है, और 12 मंथ के लिए ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 3499। एडवांटेज क्या है इस कोर्स के, आपको सारे एग्जाम पैटर्न, सारे एग्जाम्स आपके कवर हो रहे हैं, सारे पेपर आपके कवर हो रहे हैं, सारी लाइव क्लास मिल रही हैं, आपको पेपर वाइज सब में मॉक टेस्ट अवेलेबल हो रहे हैं, सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट आपको प्रीवियस पेपर पे स्पेशल सेशंस मिलते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का हमेशा स्टूडेंट का ये मोस्टली कंसर्न होता है कि हम प्रीवियस पेपर कहाँ सॉल्व करें, प्रीवियस पेपर का वेटेज सॉल्व कैसे करना है। वो सारी चीजें आपको इस एक सुपर प्लान के जरिए मिल जाएंगे, यानी एक सुपर प्लान और उसके इतने सारे बेनिफिट। तो आपको क्या करना है, इनरोल करना है खुद को, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जैब एग्जाम क्लियर कर सकें। इसके अलावा गाइडली का ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल जो भी आपकी रोज क्लास होती है यूट्यूब पे, उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलता है, इसी टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिलता है। जो भी आपकी वाईटी क्लास होती है, यानी यूट्यूब पे जो भी सेशन होते हैं, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल के जरिए मिल पाता है। ठीक है, आप लाइव, आप क्या जो भी डाउट हैं आपके, जो भी कंफ्यूजन है, आप इस टेलीग्राम चैनल के जरिए उस पर्टिकुलर फैकल्टी से क्लियर भी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो मस्ट है आपके लिए, क्योंकि एक टेलीग्राम चैनल और बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी नए नए वीडियोस आ रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा फाउंडेशन सीरीज अभी चल रही है यूट्यूब पे, यानी फ्री में यहाँ सब कुछ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे, तो फ्री में जो भी मिले तो उसका बेनिफिट जरूर उठाना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने जैब एस्पिरेंट के साथ, और जुड़े रहिए गाइडली के साथ, ताकि आपको और भी ऐसे फ्यूचर में इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। टिल देन टेक केयर।